नमस्ते दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने चैनल इंस्पायर्ड कॉर्नर किस्से कहानियों का कोना पर। आजकल रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोरा पढ़ रही हूँ। दोस्तों, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए 12 बड़े उपन्यासों में से सबसे बड़ा उपन्यास है। ये बहुत ही सुप्रसिद्ध, चर्चित और इसे उपन्यासों का गौरव ग्रंथ, महाकाव्य भी कहा गया है। इस उपन्यास को कई भागों में मैंने बांटा है। इसके कई भाग मेरे चैनल पर आ चुके हैं। हर दिन एक नए नए भाग मैं पोस्ट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 10 से 11 भाग अब तक आ चुके हैं। उनकी कहानियां मैं सोच रही हूँ कि जो जितने भी पिछले भाग मैं पढ़ चुकी हूँ उसकी कहानी एक ब्रीफ करके आपको बताऊं, ताकि आपको भी पता चले कि पीछे क्या क्या घटित हो चुका है। और अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन कहानियों को सुनिए। कहानियों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गोरा उपन्यास का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको सारे भाग मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी, ये सुनने अलग बात है, लेकिन जिस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा है ना, वो बिल्कुल पढ़ने लायक है। तो कहानी जो है ये स्वतंत्रता से पहले पराधीन भारत की कहानी है। जब भी भारतवर्ष में 2 गुटों में बटा हुआ था, जो कुछ एक ऐसे वर्ग थे समाज के जो बहुत आधुनिक सभ्यता को अपनाना चाहते थे, और कुछ ऐसे वर्ग थे जो अपने राष्ट्रवादिता पर बिल्कुल अडिग अचल थे। गोरा का असली नाम गौरमोहन है। यहाँ 2 परिवारों की मैं चर्चा करना चाहूंगी। एक तो कृष्ण दयाल का परिवार और दूसरा परेश बाबू का परिवार। कृष्ण दयाल के बेटे होते हैं गोरा। गोरा जो है इनके अपने पुत्र नहीं, धर्मपुत्र होते हैं, कृष्ण दयाल और उनकी पत्नी आनंदमयी। इधर परेश बाबू और उनकी पत्नी वरदा सुंदरी। तो 2 परिवार हैं। गोरा का एक बहुत ही अच्छा मित्र है विनय। विनय और गोरा की दोस्ती ऐसी है, बचपन से ही अब तक वे दोस्त हैं और एक साथ पढ़ाई की, एक साथ आए, मतलब राष्ट्र के काम में भी एक साथ लगे। हिंदू हितैषी सभा से जुड़े दोनों ने एक साथ ही प्रण लिया था कि हम दोनों एक साथ ही देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करेंगे और इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे। जो प्रेम होता है, विवाह होती, इधर उधर की चीजें, दोस्ती, इन सारी चीजों में हम नहीं पड़ेंगे। इधर परेश बाबू का परिवार जो है वो विनय के पड़ोस में रहने आ जाते हैं। परेश बाबू के घर में बहुत सारी लड़कियां हैं। इनके घर में जो मेन जो लड़कियां जो इस उपन्यास में आपको हर जगह दिखाई देंगी वो है सुचारिता, ललिता। सुचारिता परेश बाबू के भी परिवार की का थोड़ा सा इतिहास में बताना चाहूंगी। परेश बाबू के घर में ऐसे तो कई लड़कियां हैं, जैसे सुचारिता है, ललिता है, लावण्य है, लीला है, सतीश एक लड़का है। ये सारे इसमें से सतीश और सुचारिता जो है ये परेश बाबू और वरदा सुंदरी के अपनी संतान नहीं है। ये उनके किसी मित्र की संतान है इन्होंने उन्हें बचपन से ही पाला है। तो इनका परिवार इनके बगल में रहने आता है और इनके परिवार में से सबसे पहले विनय की मुलाकात होती है परेश बाबू और सुचारिता से। वो उनको अपने घर बुलाते हैं क्योंकि पड़ोसी होते हैं, तो विनय का उनके घर जाना होता है। विनय बड़ा प्रभावित होता है उनके घर जाकर के कि देख करके कि ये लड़कियां इतनी आधुनिक है, क्योंकि वरदा सुंदरी ने अपनी बच्चियों को बिल्कुल आधुनिक तौर तरीके के हिसाब से पाला था। ये जो परिवार है ये एक ऐसा परिवार है जो आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह से अडॉप्ट किया हुआ है। वरदा सुंदरी अपनी सभी बेटियों को बहुत ऐसे भी अंग्रेजी पढ़ती हैं, अंग्रेजी बोलती हैं, बहुत ही आधुनिक ख्यालों वाली, किसी के सामने आने से झिझकती नहीं है, ऐसी लड़कियां हैं। विनय ने कभी इस तरह की लड़कियां देखी नहीं थी या कभी उन सब चीजों में पड़ा नहीं था, जैसे कि इनका अपने पहले का प्रण था। अब पड़ोस में आ गई हैं लड़कियां और इनका आना जाना भी है। वो बहुत ही ये इम्प्रेस्ड हो जाता है कि ऐसी भी लड़कियां होती हैं, क्योंकि सभी लड़कियां आकर के खुल करके बातचीत करती हैं, हंसी मजाक होती है। तो विनय को वहां जाना बहुत अच्छा लगता है। गोरा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि विनय परेश बाबू के घर आना जाना करे। गोरा को लगता है कि अगर वहां आना जाना करेगा तो ये अपने जो हमारा जो फोकस है, जो टारगेट है देश की सेवा करना, उससे कहीं ना कहीं ये अपने आप को विचलित कर देगा। इसी डर से गोरा विनय को नहीं चाहता कि वहां जाए। लेकिन विनय एक ऐसा इंसान है, गोरा बहुत अपने सिद्धांतों पर टिके रहने वाला इंसान है। विनय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला आदमी है, लेकिन वो सबको बैलेंस करके चलना चाहता है। वो किसी को दुखी नहीं करना चाहता, किसी को छोड़ना नहीं चाहता। इधर परेश बाबू के घर जाना नहीं छोड़ना चाहता, उधर गोरा को नहीं छोड़ना चाहता। तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट में इससे किस तरह से जूझता है वो आप इस कहानी में देख सकते हैं कि वो इधर भी मैनेज करता है, उधर भी मैनेज करता है। गोरा के लाख मना करने पर भी विनय वहां आना जाना करते हैं। इनकी दोस्ती हो जाती है सुचारिता से और कहानी कुछ इस तरह से टर्न लेती है कि आपको लगेगा कि विनय जो है सुचारिता की तरफ आकर्षित है या सुचारिता विनय की तरफ आकर्षित है, व्हाटएवर।
उसके बाद इधर विनय गोरा के घर में क्या होता है, विनय जो कृष्ण दयाल हैं ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि गोरा की शादी हो जाए। ये कब तक इस तरह से रहेगा, क्योंकि थोड़ा अक्खड़ है, थोड़ा अल्लड़ है, थोड़ा जिद्दी है। वो चाहते हैं कि इसकी शादी हो जाए तो ये एक नॉर्मल लाइफ जी सकेगा। तो उनकी नजर में परेश बाबू को वो जानते हैं, क्योंकि वो जब ढाका में थे तब ये दोनों मित्र थे। उनको पता है कि उनके घर में काफी लड़कियां हैं, तो वो चाहते हैं कि गोरा जो है वहां जाए, उनकी लड़कियों से मिले जुले, मेल जोल बढ़ाए, तो शायद कुछ बात आगे बढ़े। तो ये वो गोरा को ये अपना इंटेंशन नहीं कहते, वो कहते हुए हमारे एक मित्र आए हुए हैं, उनके यहाँ जाकर के मिल लो। गोरा वहां जाता है, वहां विनय को देखता है, फिर उसको बहुत गुस्सा आता है कि विनय यहाँ, मैंने मना करने पर भी विनय यहाँ बार बार आता है। एनीवे वहां पर जब बैठ करके बातें होती हैं तो गोरा तो है ही थोड़ा अक्खड़, इसने बिल्कुल कुछ रुखाई से बोल दिया होगा और वहां पर काफी बहस बहस हुई। सुचारिता को और ललिता को तो गोरा बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, सुचारिता को भी गोरा पसंद नहीं आया। उसे कहा कि कैसे, मतलब विनय इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतना अच्छा आदमी है, इसका दोस्त ये गोरा कैसे हो सकता है, इसे तो बिल्कुल तमीज नहीं है, इसे आसपास लड़कियां बैठी हैं उसकी भी तमीज नहीं है। दोनों बहुत अनॉयड हो जाते हैं और जब ये गोरा चला जाता है तो ये लोग कहते हैं विनय से कि भाई तुम्हारा दोस्त तो, और विनय गोरा के सामने ज्यादा नहीं बातें करता है। तो इन लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया कि विनय कहीं ना कहीं तो गोरा से डरता है। इधर जब विनय के घर में भी विनय की जो गोरा जो है, इसका सौतेला एक भाई है महिम, उसकी बेटी है शशिमुखी। वो चाहता है कि उसकी शादी विनय के साथ हो जाए, क्योंकि विनय एक जाना पहचाना लड़का है, घर में आता जाता है, शशिमुखी भी उसको जानती है। तो वो चाहता है कि इससे उसकी शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा, जान पहचान का लड़का है और दहेज भी नहीं लगेगी। विनय बेचारा मुसीबत में फंस जाता है कि अब मैं कैसे ना बोलूं हाँ बोलूं, अंदर से तो नहीं चाहता है, लेकिन इधर इन दिनों में गोरा काफी नाराज रहता है विनय से, क्योंकि इसका घर वहां आना जाना है। तो विनय को लगता है कि अगर मैं हाँ कह दूंगा तो गोरा अश्योर्ड हो जाएगा कि उसे वहां पर उधर कोई इंटरेस्ट नहीं है सुचारिता की तरफ। वो उस प्रेशर में आकर के हाँ कह देता है। विनय जो गोरा की जो माँ है आनंदमयी, वो विनय को भी अपने बेटे के समान मानती है। वो आनंदमयी देखती है कि विनय कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर के कह रहा है, और आनंदमयी एक समझदार महिला है, बहुत ही भद्र महिला है। उन्होंने विनय को समझाया कि भाई जल्दीबाजी में ये डिसीजन मत लो, तुम्हें मैं बचपन से देख रही हूँ, तुम शशिमुखी को बचपन से देखते आ रहे हो, तुम उसके साथ कहीं भी कंफर्टेबल नहीं हो सकोगे इस रिश्ते में, तो इस रिश्ते में तुम आगे मत बढ़ो। वो उसे आगाह कर देती है। दूसरी तरफ परेश बाबू के घर में भी एक इंसान आता है, हरान बाबू। हरान बाबू को लोग प्यार से पान बाबू बोलते हैं, क्योंकि वो पान बहुत खाते हैं। हरान बाबू के साथ सुचारिता का विवाह होगा, ये सभी लोग जानते हैं। जानते मीन्स ऐसा कोई ऑफिशियली इनका हुआ नहीं है एंगेजमेंट जैसा, लेकिन लोग जानते हैं कि कभी ना कभी हरान बाबू का विवाह सुचारिता के साथ होगा, मौखिक। इधर जब सुचारिता जो है हरान बाबू को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन उसके पास भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एक तो वो उनकी अपनी संतान नहीं है, दूसरा उन्होंने परेश बाबू को वो कभी भी ना नहीं बोल सकती है। इधर क्या होता है, विनय को गोरा, जब कृष्ण दयाल के जो पिताजी हैं वो गोरा को फिर से परेश बाबू के घर भेजते हैं कि भाई जाना आना करो वहां पर। गोरा उनके दबाव में चला जाता है, कृष्ण दयाल जी को ना नहीं बोलता है, वो वहां चला जाता है। दूसरी बार भी वही सब चर्चाएं होती हैं। इस बीच में सुचारिता को भी लग रहा था कि गोरा एक बार जो आया वो आकर के चला गया, वो कई बार कहते हैं ना जिससे हम नफरत करते उसे भी बार बार याद करते। तो सुचारिता के साथ वही हो रहा था। गोरा से जब पहली मुलाकात में उसको लगा कि गोरा तो बहुत ही अजीब तरह का आदमी है, लेकिन वो सोचती हर समय गोरा के ही बारे में थी। उसके मन में कहीं ना कहीं एक सोच, एक कसक थी, और वो हमेशा ये भी सोचती थी कि विनय के साथ गोरा एक ही बार आया, फिर दोबारा आया नहीं। फिर ये जब दोबारा गोरा आया ना, तो सुचारिता कहीं ना कहीं मन में बहुत रिलीफ्ड, बहुत खुश हुई और बहुत ही ये हो गई कि चलो गोरा आया तो कम से कम इस बार वो अच्छे माइंडसेट से गोरा से मिली। और वो जो इन सबों के बीच में जो बातें हो रही थी, क्योंकि हरान बाबू के साथ गोरा का कुछ चल रहा था बहस। हरान बाबू बिल्कुल बहुत ही, वो भी आधुनिकता को अडॉप्ट करने वाले मजिस्ट्रेट वगैरह के टच में रहते थे, उनसे इसकी बहस चल रही थी। तो इन सब चीजों को, बहस तो खैर बहुत ही रूखे अंदाज में चल रही थी, लेकिन सुचारिता ये देख रही थी गोरा में कि गोरा जो है कितना दृढ़ है, अपने हर चीज के लिए, हर बात के लिए कितनी दृढ़ता से वो हर चीज को पेश करता है। तो ऐसा आदमी उसने अपने जीवन में बहुत कम देखा था। तो वो गोरा से इम्प्रेस्ड हो जाती है, और गोरा जो सुचारिता की सादगी और उसके जो बातचीत करने का जो ढंग है
वो भी देख करके गोरा भी कहीं ना कहीं सुचारिता के लिए उसका भी आकर्षण पैदा होता है। ये इतना होता है, इतना इंटेंस होता है कि गोरा जो है वो कभी भी ऐसे हिलने वाले इंसान में से नहीं। अगर उसे किसी चीज ने आकृष्ट किया है तो वो उस पर हावी होता है। गोरा वहां से निकल जाता है लेकिन वो अपने घर नहीं जा पाता है। वो इतना बेचैन होता है। वो पहली बार शायद आधी रात में गंगा के किनारे बैठ करके उसने देखा कैसा होता है नेचर। हर चीज उसने फील की, जो धाराएं बह रही हैं, जो चांद है, तारे हैं, जो रात का एक माहौल है, वो सब उसने एहसास किया। और उसे लगा कि ऐसा उसे कभी भी अपने जीवन में उसने ऐसा कभी देखा नहीं था। बहुत रात के बाद वो घर पहुंचा। आनंद में भी ने भी कहीं ना कहीं भाप लिया कि गोरा का यह जो व्यवहार है ये स्वाभाविक तो नहीं है, और उसे पता था कि ये आ रहा है परेश बाबू के घर से। आनंद में ही मन ही मन खुश हुई। हालांकि गोरा बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रहा था। उसने फिर रात भर में बैठे बैठे ये डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि वो अपने उसे लग रहा था कि वो अपने जो उसका जो टारगेट है उससे वो भटक रहा है। वो उसके सिद्धांतों से कहीं डगमगा न जाए। इसलिए उससे बचने के लिए उसने एक निरुद्देश्य भ्रमण का प्लान कर लिया। वो बोला मैं ग्रैंड ट्रंक रोड की यात्रा पर निकलता हूँ और कुछ समाज सेवा करूंगा, साथ में मैं कुछ नहीं। उसने साथ में पैसे वैसे कुछ भी नहीं लिए। वो चला गया कहीं यात्रा करने के लिए। विनय इधर परेश बाबू के घर में है। परेश बाबू के यहाँ बातचीत हो रही है कि जो मैजिस्ट्रेट से इनकी अच्छी पहचान है, परेश बाबू की जो पत्नी है, परेश बाबू खुद, इन लोगों की पहचान मैजिस्ट्रेट से है। मैजिस्ट्रेट अपने जन्मदिन पर हर साल कोई ना कोई उत्सव करते हैं। इस बार उत्सव में वो चाहते हैं कि परेश बाबू की जो लड़कियां हैं, जो कि बहुत ही एडवांस आधुनिक हैं, इंग्लिश बोलती हैं, उन लड़कियों से वो चाहते हैं कि वहां स्टेज पर एक अंग्रेजी काव्य पर वो एक्टिंग करें। वो लोग सारे लोग एक नाट्य प्रस्तुत करें। वरदा सुंदरी तो बहुत खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। वो सारे बच्चों को रिहर्सल में लगा देती है, लेकिन उन्हें एक आदमी कम पड़ रहा होता है अपने नाट्य में। तो उन्होंने विनय को अप्रोच किया कि विनय, आप जो एक आदमी कम पड़ रहा है उसका रोल आप कर लें। विनय बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। उसे लगता है कि वो अगर इस नाटक में वो भी मैजिस्ट्रेट के सामने करना है, उनके समारोह में अगर उसने पार्ट किया तो गोरा उसे किसी तरह से नहीं छोड़ने वाला। उसे उसकी दोस्ती पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। उसने सिरे से ना कर दिया। लेकिन इधर जो इनके घर में जो दूसरी लड़की है ललिता इस चीज को हमेशा ऑब्जर्व करती है कि विनय जो है हमेशा गोरा के ही उसके ही इसमें वो बातें सोचता है। कोई भी चीज का अपना डिसीजन नहीं होता है। वो हर चीज गोरा के क्या सोचेगा, गोरा को कैसा लगेगा, ये करके ही वो अपना डिसीजन बताता है। वो विनय को बहुत टीज करती है कि भाई आप जो है ना, आप अपने फ्रेंड से डर करके ये डिसीजन ले रहे हैं। आगे ये आपका डिसीजन नहीं है, आपको कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन आप इसमें फिर भी ना कह रहे हैं। विनय उसको दिखाने के लिए कि नहीं, ललिता को दिखाने के लिए कि नहीं मैं गोरा से नहीं डरता हूँ, उसने हाँ बोल दिया और वो हो गया उस नाटक का एक पात्र। अब इस नाटक के प्रिपरेशन में या तैयारियों में जो भी कहिए, गोरा और ललिता के बीच वो एक बॉन्डिंग बन जाती है। उनमें एक आकर्षण, एक खिंचाव वहां से शुरू हो जाते हैं। इधर सुचारिता सोचती है गोरा के बारे में, गोरा भी सुचारिता। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि ये दोनों जोड़ियां हैं, गोरा और सुचारिता और विनय और ललिता। इधर क्या होता है कि ये लोग जाते हैं मजिस्ट्रेट के डाक बंगलों में रुकने, क्योंकि वहां पर इन्हें परफॉर्म करना है। ये लोग वहां रुके हुए हैं रात में। और गोरा जो है ये समाज सेवा करने गया हुआ है। ये करते करते किसी गांव में पहुंच जाता है। मुसलमानों की बस्ती होती है। वे लोग बहुत ही सताए हुए, उनको बहुत ही तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। गोरा उनके सपोर्ट में खड़ा होता है और उनके लिए लड़ाई लड़ता है। लेकिन छोटे स्तर पर यह लड़ाई सॉल्व होने वाली नहीं थी। तो गोरा तो भाई धाकड़ आदमी है, वो पहुंच जाता है मजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट के यहाँ एक तो उसी वहीं पर ये लोग भी सारे लोग आए हुए हैं, परेश बाबू की पूरी फैमिली। परेश बाबू नहीं आए हैं, लेकिन वरदा सुंदरी, उनकी लड़कियां, विनय, हरान बाबू, सभी लोग आए हुए हैं। और गोरा वहां पहुंच जाता है। गोरा विनय मैजिस्ट्रेट के सामने कहते हैं कि उस गांव की ये समस्या है, आप उसका समाधान कीजिए, कुछ तो उपाय निकालिए। मैजिस्ट्रेट गुस्सा हो जाते हैं। ये कहते हैं कि आप उस गांव के मामले में ना पड़े तो अच्छा होगा, नहीं तो बहुत आपके साथ आपको उस गांव से क्या लेना देना है। विनय कहता है, गोरा कहता है कि लेना देना क्यों नहीं है। वो बिल्कुल उसमें कूद पड़ता है और इसमें वो विनय को, वो गोरा को मैजिस्ट्रेट हवालात में बंद कर देते हैं। गोरा को ये बात कहीं ना कहीं पता थी कि वो इसके साथ ये चीज हो सकता है। उसने आनंदमयी को, अपनी माँ को पहले ही पत्र में लिख दिया था कि
मैं हवालात जा रहा हूँ, क्योंकि उसे पता था वो छूट भी सकता है। लोगों ने, विनय ने और काफी सारे लोग, हरान बाबू, सब ने मिल करके बोला। विनय, गोरा का खुद भी एक दोस्त वकील होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा, लेकिन गोरा इसके लिए राजी नहीं होता है। वो कहता है कि जो देश की जो जनता है, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, उन्हें यूं ही हवालात में ठेल देते हैं, उन्हें यूं ही रहना पड़ता है हवालात में। तो हम क्यों, जब हमारे पास, हम क्यों निकले, हम भी उस चीज को जिए, हम भी उस चीज को देखें कि वो किस कष्ट से गुजरते हैं। उसके लिए वो हवालात में चला जाता है। विनय इधर ये सारा जो चीज होता है, और अगले दिन परफॉर्म करना है नाटक पर। सारे लोग एक तो हक्के बक्के हो जाते हैं। विनय तो बहुत गुस्सा हो जाता है, वो कहता है मैं मैजिस्ट्रेट के सामने। ललिता भी बहुत, ललिता जो है बहुत एग्रेसिव स्वभाव की लड़की है, अपने विचारों को खुल करके रखती है और डेयरिंग लड़की है, तो वो भी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं नहीं पार्ट करने वाली हूँ। वरदा सुंदरी बोलती है भाई एंड मोमेंट में तुम लोग बैकआउट करोगे तो कैसे चलेगा, ये अच्छा थोड़ी लगेगा। सुचारिता जो है इस बीच में बहुत ही माइल्ड हो गई है, मतलब वो ख्यालों में खोई रहती है, दूसरी दुनिया में रहती है, और उसे हरान बाबू से भी छुटकारा पाना है, तो वो कहीं ना कहीं खोई रहती है। शांत हो गई है, उसने शांति से समझाया कि भाई कर दो, कल के लिए क्या जाता है। जबकि हालांकि गोरा जेल गया है, सुचारिता को ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए, फिर भी वो सबको समझाती है कि कर लो। विनय नहीं मानता है। विनय उसी रात को स्टीमर पर चला जाता है। वो कहता है मैं जा रहा हूँ वापस। वो स्टीमर पर बैठ जाता है। ललिता इधर बहुत उधेड़ बुन में रहती है। ललिता वो मन मार के काम करने वालों में से नहीं, वो करेगी तो अच्छे से करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। आर या पार वाली बात है। ललिता भी किसी को बिना बताए, वो सोचती है कि किसी को बताऊंगी तो फिर मुझे जाने तो मिलेगा नहीं, वो किसी को बिना बताए वो भी स्टीमर पर चली जाती है। पूरी रात स्टीमर पर सिर्फ ललिता और विनय। उन्होंने बहुत सारी बातें की, इधर उधर की बातें की, बहुत सारी चीजें हुई उस बीच में। इस बीच में उसी स्टीमर पर उसी रात में उन दोनों के बीच भी प्रेम का अंकुर फूट गया। एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण का उन लोगों ने अनुभव किया। जब घर आए वापस यहाँ, तो परेश बाबू तो घर पर थे। अब सुचारिता और विनय एक दूसरे से कतराने लगे, क्योंकि उस समय तो अच्छा लग रहा था, बाद में उन्हें लग रहा था कि ये मतलब ये ठीक नहीं है जो भी हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे से कतराने लगते हैं। विनय अपने घर चला जाता है, ललिता इधर रह जाती है। और ललिता इस बीच में बहुत विनय को चाहती है कि विनय आए जाए, तो वो विनय से कहीं ना कहीं उसको बुरा भी लगता है कि ना आए तो ठीक है, लेकिन वो चाहती, वो कहते हैं ना कि कसक, चाहना भी ना चाहना भी, वो आए भी ना आए भी, वैसी वाली बात उसके साथ हो जाती है। विनय भी इस उधेड़ बुन में रहता है कि अब क्या करे, वो भी बहुत बेचैन रहता है। तो अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए वो चला जाता है आनंदमयी, मतलब गोरा के घर रहने के लिए। उसे लगता है कि माँ भी अकेली है, क्योंकि गोरा हवालात में बंद है, वो उनके साथ रहने लगता है। इधर ललिता इतनी बेचैन होती है कि उसने सुचारिता और परेश बाबू को ये बोल के कि चलिए आप कृष्ण दयाल बाबू से तो मिल लीजिए, चल के वो आपके पुराने मित्र हैं, आप बहुत दिनों से मिले नहीं है, करके उन दोनों के साथ यहाँ आ जाती है गोरा के घर। गोरा के घर आती है, विनय को मिलती है, और गोरा की माँ आनंदमयी जो है वो बहुत ही प्रभावित होती है दोनों लड़कियों को देख करके, सुचारिता और ललिता को देख के। उनके मन में भी आता है कि कहीं ना कहीं कि अगर गोरा सुचारिता के साथ शादी कर ले तो कितना अच्छा हो, गोरा की लाइफ बन जाएगी, इतनी अच्छी लड़की अगर उसे मिल जाएगी तो। ये सारी बातें इधर होती है। वहां पर भी गोरा और ये विनय और ललिता में फिर बातचीत होते होते वो सुलह होती है, दोनों एक कंफर्ट जोन में आते हैं। इधर परेश बाबू के घर में एक नई घटना होती है, एक नया किरदार इस लेवल पर एंट्री लेता है। इसका नाम है हरि मोहिनी। ये है सुचारिता और सतीश की मौसी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सुचारिता और सतीश परेश बाबू की अपनी संतान नहीं है, वरदा सुंदरी की भी अपनी संतान नहीं है। इनकी मौसी आ जाती है वहां रहने के लिए, पीछे से आती हैं, परेश बाबू अलाउ कर देते हैं रहने के लिए। वरदा सुंदरी इस बात पर बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं कि भाई इनको क्यों हमारे घर में रखा है। हरिमोहिनी जो है ये पूरी भारतीय सभ्यता को मानने वाली ठाकुर जी की पूजा करती है। वरदा सुंदरी से उनका थोड़ा अलग ही उनके विचार है, उनका जो स्वभाव है या जो उनका जो रहन सहन है, स्टाइल है, वो सब इनसे थोड़ा अलग है, वरदा सुंदरी से अलग है। सुचारिता को वो बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि वो हरिमोहिनी की भी एक बेटी थी मनोरमा, वो सुचारिता के जैसे ही लगती थी, इसीलिए उसमें उनको अपनी बेटी की छवि दिखती है, तो उसे अपनी बेटी के जैसे मानती हैं। सुचारिता को भी माँ नहीं है, तो वो माँ की बहन मासी है, तो उससे वो ज्यादा अटैच होती है। सतीश भी उनसे अटैच हो जाता है, ललिता भी उनसे अटैच हो जाती है, विनय भी उनसे अटैच हो जाता है। तो इधर वरदा सुंदरी को ये बात बहुत खलती है कि ये सारे लोग उस गुट में जा रहे हैं,
वो हरिमोहिनी को तंग करना शुरू कर देती है। इस बीच में इनके परिवार के दो भाग में दो टुकड़े हो जाते हैं, मतलब एक इनका गुट हो जाता है, एक उनका गुट हो जाता है। लेकिन ललिता बेचारी, ललिता चाहती तो है कि हरिमोहिनी के पास वो बैठे समय बिताए, लेकिन माँ के डर से, वरदा सुंदरी के डर से वो थोड़ा दूर ही रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे दोनों तरफ मैनेज करके कहीं ना कहीं उसे चलना होगा। सुचरिता पूरी तरह से हरिमोहिनी के रंग में रंग जाती हैं। वो जिस तरह से वो पूजा करती हैं ठाकुर जी की, जो उनका खाना अलग बनता है, रसोई उनकी अलग अलग तरीके की होती है, वो सब वो उसमें सहयोग करती है। एक घर में दो रसोइयां हो जाती है, एक घर में दो गुट बन जाते हैं। इस बीच में एक और डेवलपमेंट ये होता है कि हरान बाबू हमेशा से चाहते थे कि सुचरिता से उनकी शादी हो, लेकिन ये कहीं भी तय नहीं हुई थी बात, कहीं सोशली कहीं बताया नहीं गया था कि ऐसा कुछ हो गया है, एंगेजमेंट जैसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो कहते हैं कि अब ये मेरा फिक्स कर दो कि अब मेरी शादी जल्दी से हो जानी चाहिए, क्योंकि परेश हरान बाबू ये देख रहे हैं कि सुचरिता कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही है गोरा के लिए। तो ये परेश बाबू तो समझते हैं अपनी बच्चियों को, वो कहते हैं कि आप सुचरिता जो निर्णय लेगी उस पर हम रहेंगे। सुचरिता सिरे से नकार देती है कि मैं हरान बाबू के साथ शादी नहीं करूंगी। वो किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन उनसे शादी को इनकार कर देते। हरान बाबू बहुत गुस्सा होकर के चले जाते हैं। इधर विनय भी शशिमुखी से विवाह के लिए ना कह देता है। गोरा से थोड़ी ये थोड़ी पहले की बात है, जब गोरा हवालात में नहीं था तभी उसने ना कह दिया था। बोला था कि ये कोई किसी दबाव में आकर के कोई भी वो शादी अगर करेगा तो वो अच्छी तरह से नहीं निभा पाएगा। तो दोनों ने अपनी अपनी शादियों को अलग अलग जगह पर ना कह दिया है। प्यार का अंकुर दोनों तरफ से फूट रहा है, दो जोड़ियां बन चुकी हैं। और अब जो है कहानी आगे क्या होगी ये जानने के लिए आप सुनते रहिए मेरे चैनल पर गोरा। पीछे की सारी कहानियों को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहां आप जाकर के सारे भाग 1 से लेकर के 11 तक सारे भागों को आप सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मैंने ये जो कहानी बताई ये मैंने मौखिक रूप से बताई, लेकिन इसकी जो लिखने की शैली है इसमें आप जरूर अपने आप को खो देंगे। इतनी अच्छी तरह से लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कि मैं पढ़ती हूँ तो मुझे कई बार समय का अंदाजा नहीं लगता, मुझे लगता है मैं पढ़ती ही चली जाऊँ। इतनी अच्छी कहानी है। शायद आप भी जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बैक टू बैक मैं सारे एपिसोड सुन लूं। जरूर सुनिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा मेरी कहानी जो मैं अपलोड कर रही हूँ, कैसी लग रही है आपको। हर कहानी के साथ पीछे की कहानी मैंने ब्रीफ की हुई है, वो भी आप हर एपिसोड में, कोई भी एपिसोड आप कहीं से भी सुनेंगे तो आपको कहीं भी लिंक छूटा हुआ नहीं नजर आएगा। तो जरूर सुनिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और अगर अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज अब तो कर लो, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को ने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन वो कहते हैं कि आपकी स्टोरीज बहुत दिनों से नहीं आ रही। भाई बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। जैसे ही मैं अपलोड करूंगी सबसे पहले आपके पास टिंग करके बेल बजेगा और मेरी कहानियां आप तक पहुंच जाएंगी। जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आसपास के लोगों को खुश रखिए।